जब समाज संगठित हो जाएगा, सब समाज को सबका जाति जनगणना हो जाएगी, संख्या के आधार पर अधिकार मिल जाएगा, तो लड़ाएंगे कैसे इनको? भारतीय जनता पार्टी संगठन में ओबीसी महासभा बना देती है, दलित महासभा बना देती है, लेकिन जब इनको दलितों की संख्या और ओबीसी की संख्या, मुसलमान की संख्या, अन्य गरीब वर्गों की संख्या, किसी भी जाति की संख्या गिनने की बात आती है तो कहते हैं कि हम तो जाति की बात नहीं करते, हम तो जरूरत बनाते ओबीसी महासभाएं, बनाते दलित महासभाएं, लेकिन समाज को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए, चूँकि अगर हमें पता हो जाएगा कि 100 रुपये में 3 रुपये का हिस्सा मेरा होना चाहिए तो हम 3 रुपये मांगेंगे, तो ये कैसे बता पाएंगे कि 3 रुपये की जगह 3 रुपये दूसरा ले गया है? ये तो समाज को लड़ाने के लिए प्रयास है, वो इसीलिए चाहते हैं और हम लोग इसलिए चाहते हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर कहा, सदन के अंदर कहा, हर मंचों से कहा, उन्होंने इतना तक कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना करा करके संख्या के आधार पर उनका सम्मान, उसमें तो अगली की भी जितनी संख्या उनका सम्मान मिलेगा, कोई अगले का विरोध तो हम करते नहीं है। उसमें तो हमने कोई पिछड़ी जाति की गिनती करने की बात तो कही नहीं, हम तो सभी जातियों की संख्या की बात कही कि जाति जनगणना करा लिया जाए और गणना के आधार पर सभी समाज को उनका हक दे दिया जाए, और इसमें हमारे ख्याल से सभी दल को सहमत भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया कि जो स्टेट कराना चाहे स्टेट खर्चे पे करा सकते हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, वो पार्लियामेंट में बात उठेगी तो स्टेट पर सौंप देंगे, स्टेट की बात उठेगी तो दिल्ली पर सौंप देंगे। ये कुछ करना नहीं चाहते हैं ना, ये हमको गरीब बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं सीधे। डॉक्टर अम्बेडकर के पास जब अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं था तो उन्होंने मूक नायक ने एक पत्रिका लिखा था, और शायद अगर मूक नायक नहीं होता तो उनकी बात बढ़ नहीं सकती थी। आज निश्चित रूप से हमारी बात को जिस तरह से मीडिया रोक रही है, हमारी बात छोड़ दो, आप सत्य को जो रोकने का प्रयास कर रही है, आने वाले समय में उसका भुक्तभोगी हमारे गृह मंत्री थे। संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने के बाद उसको दूध से धो दिया गया। हमारे राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। आज की तारीख में बार बार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्रपति हुआ, ये बात दो लोग नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पहली बार दलित महिला, आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति। ईवीएम पर लोगों का विश्वास नहीं है, और जब देश के लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को विश्वास नहीं है तो जिस चीज़ पर विश्वास नहीं उसको खत्म कर देना चाहिए। आप कहते हो सही है, मैं कहता हूँ गलत है, तो आप ऐसी व्यवस्था लाइए, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है कि हर व्यक्ति के विश्वास के आधार पर चुनाव कराना। तो जिस पर किसी व्यक्ति को आपत्ति है उसको लाने की जरूरत क्या है? आप जैसे बैलेट पर लोगों को विश्वास था, आपको बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? नमस्कार, जय भीम। इस वक्त हम इलाहाबाद में हैं। हमारे साथ हैं मेजा विधानसभा के विधायक संदीप पटेल जी। इन्होंने अपने विधानसभा में जिस तरीके से विरोधियों को मात देकर जिस तरीके से फतेह हासिल किया, पिछड़े वर्ग के होने के नाते वहाँ पे जिस तरीके से आज इनका विरोध भी हो रहा है, इन्होंने महापुरुषों बहुजन 85 की बात जब इन्होंने छेड़ी तो आज इनका विरोध हो रहा है। सर, आपने एक स्मृति द्वार बनाया है जिसके कारण आपका विरोध हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि बहुजनों की बात करने पर विरोध होता है? वो हमारा विरोध नहीं हो रहा है, वो हमारे इतिहास का विरोध हो रहा है। और निश्चित रूप से जब हमारा इतिहास आगे बढ़ेगा, अब आप उठा कर देख लो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रयास करके जो संविधान दिया, जो हमको रास्ता दिया, हमारे संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, और स्मृति द्वार तो एक बहाना है विरोध करने का। अभी आपको याद होगा, जैसे उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार बदली थी 2017 में, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जिन्होंने 4 बार सरकार बनाई हो, आदित्य अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके कुर्सी से हटने के बाद भी कैसा व्यवहार किया गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके मन में जो हमारे महापुरुषों के प्रति है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, चूँकि किसी के दूसरे इतिहास को बढ़ने नहीं देना चाहते। ये बहुजन समाज के अंदर जो भी इतिहास हैं उसको मिटाना चाहते हैं। चूँकि मैं तो हमेशा कहता हूँ इस बात को, और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के महापुरुषों ने सिर्फ एक विशेष समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, जिसका जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। उन्होंने गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए प्रयास किया। अब गैर बराबरी को ख़त्म करेंगे आप तो निश्चित रूप से अगर समाज में बैलेंस लाएंगे तो किसी का फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान होगा। लेकिन सत्य तो उन्होंने प्रयास किया, जैसे सावित्रीबाई फुले जी हैं, उस 50% आबादी को उन्होंने बात किया, जो 50% आबादी किसी भी वर्ग, जाति, धर्म के लोग हों जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होती तो आज पूरे देश के अंदर महिलाओं को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, उच्चस्थ पदों में जाने का मौका मिल रहा है, तो शायद अगर वो देवी नहीं होती तो आज इन लोगों को मौका नहीं मिलता। तो सबसे ज़्यादा पूजनीय वही देवी है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको पूजा नहीं करता, कोई उसकी फ़ोटो नहीं लगाता। वही लोग लगाते हैं जिस समाज में, जिस गरीब परिवार में पैदा हुई, वही लोग उनको आदर्श मानते, वही लोग उनकी पूजा करते हैं। वो तुम्हारे इतिहास को नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, उन्होंने संविधान में सबके लिए इंतजाम दिया, लेकिन जिनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लोगों को लगता है संविधान से खतरा है। संविधान एक ऐसा रास्ता दे दिया कि जो वोट डाल नहीं सकता था वो राजा बन गया, जो राजा बनता था वो वोट के अभाव में प्रजा हो गया। तो ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, लड़ाई बहुत पुरानी है। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महापुरुषों का विरोध हो रहा है,
महापुरुषों के साथ साथ जो ओबीसी एससी एसटी की पार्टियां हैं, उन पार्टियों का भी खास करके जो सामंतवादी है उनके द्वारा विरोध किया जाता है, ये कहकर कि ये इस जाति की पार्टी है। टैगलाइन दे दिया जाता है कि ये इस जाति की पार्टी है, ये इस जाति की पार्टी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सब आदमी राजनीति में अपना अपना काम कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम संगठित हों, और हम आज की तारीख में हमको संगठित होना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो सीधा रास्ता है ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने या जो भी महापुरुष थे, और यह जो सत्य भी है कि अगर आप सत्ता बनाएंगे, आप ताकत में आएंगे तो आपकी गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, चाहे वो सामाजिक गैर बराबरी हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे राजनीतिक गैर बराबरी हो। उसके लिए आपके पास वोट का अधिकार है, न आपको लाठी चलाना है, न बम चलाना है, न गोली चलाना है, सीधे बटन दबानी है। आप बटन दबा करके अपने सम्मान के लिए, आने वाले कल के लिए सरकार बनाइए, आपका अपने आप भला हो जाएगा। वो तो निश्चित रूप से चाहेंगे ही कि मजबूत समाज, जैसे आपकी ये मुट्ठी है, आप खोल दोगे तो उंगली हो जाएगी, आप नहीं लड़ सकते। मुट्ठी बना लोगे तो आप संघर्ष करोगे, तो कोई कौन आपको मुट्ठी बनने देगा? वो तो प्रयास करेगा कि मुट्ठी खुली रहे। इस देश में सबसे बड़ा जो तबका है पिछड़े वर्ग का है, और आज बीजेपी सत्ता में है, उसके पहले कांग्रेस थी, लेकिन किसी ने भी आज तक ओबीसी की जात आधारित जनगणना कराने के मुद्दे को लेकर कभी भी ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया। आखिर क्या कारण है कि सत्ता में आने के बाद ये लोग कहते तो हैं हम ओबीसी की बात करते हैं, हमारी पार्टी ओबीसी की है, लेकिन ओबीसी के जब हक अधिकार की बात आती है तो ये लोग कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का काम करते हैं? अच्छा, जब समाज संगठित हो जाएगा, सब समाज को सबका जाति जनगणना हो जाएगी, संख्या के आधार पर अधिकार मिल जाएगा, तो लड़ाएंगे कैसे इनको आपस में? भारतीय जनता पार्टी संगठन में ओबीसी महासभा बना देती है, दलित महासभा बना देती है, लेकिन जब इनको दलितों की संख्या और ओबीसी की संख्या, मुसलमान की संख्या, अन्य गरीब वर्गों की संख्या, किसी भी जाति की संख्या गिनने की बात आती है तो कहते हैं कि हम तो जाति की बात नहीं करते, हम तो ज़रूरत की बात करते हैं। बनाते ओबीसी महासभाएँ, बनाते दलित महासभाएँ, लेकिन समाज को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए, चूँकि अगर हमें पता हो जाएगा कि 100 रुपये में 3 रुपये का हिस्सा मेरा होना चाहिए तो हम 3 रुपये मांगेंगे, तो ये कैसे बता पाएंगे कि 3 रुपये की जगह 3 रुपये दूसरा ले गया है? ये तो समाज को लड़ाने के लिए प्रयास है। वो इसीलिए चाहते हैं, और हम लोग इसलिए चाहते हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर कहा, सदन के अंदर कहा, हर मंचों से कहा, उन्होंने इतना तक कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना करा करके संख्या के आधार पर उनका सम्मान और हक उनको दे देंगे। उसमें तो अगड़ी की भी जितनी संख्या उनका सम्मान मिलेगा, कोई अगले का विरोध तो हम करते नहीं है। उसमें तो हमने कोई पिछड़ी जाति की गिनती करने की बात तो कही नहीं, हमने तो सभी जातियों की संख्या की बात कही कि जाति जनगणना करा लिया जाए और गणना के आधार पर सभी समाज को उनका हक दे दिया जाए, और इसमें हमारे ख्याल से सभी दल को सहमत भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया कि जो स्टेट कराना चाहे स्टेट खर्चे पे करा सकते हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, वो पार्लियामेंट में बात उठेगी तो स्टेट पर सौंप देंगे, स्टेट की बात उठेगी तो दिल्ली पर सौंप देंगे। ये कुछ करना नहीं चाहते हैं ना, ये हमको गरीब बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। सीधे इनकी मंशा यही है। जब भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की बात आती है तो खास करके जो गोदी मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, लेकिन उसको आज के टाइम पे हम मीडिया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़ी हुई मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को खास करके वो बाइकआउट करने का काम करती है। आज आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से कुछ बातें बढ़ पा रही हैं, और आप ही लोगों को जब देखते हैं तो कोई एक बात याद आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास जब अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं था तो उन्होंने मूक नायक ने एक पत्रिका लिखा था, और शायद अगर मूक नायक नहीं होता तो उनकी बात बढ़ नहीं सकती थी। आज निश्चित रूप से हमारी बात को जिस तरह से मीडिया रोक रही है, हमारी बात छोड़ दो, आप सत्य को जो रोकने का प्रयास कर रही है, आने वाले समय में उसका भुक्तभोगी वो भी होंगे। आज की तारीख में पूछता हूँ कि महंगाई के सवाल पर अगर मीडिया हमारी बात नहीं बढ़ाएगी, भ्रष्टाचार के सवाल पर मीडिया हमारी बात नहीं बढ़ाएगी, अगर हमारी बात को रोकने का प्रयास करेंगे तो भ्रष्टाचार के तो वो भी परिणाम झेलेंगे। और निश्चित रूप से महंगाई, आज 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या अगली जात पिछड़ी जात के लोगों को अलग रेट से मिल रहा है क्या? महंगाई का तो सबको झेलना पड़ेगा। लेकिन मीडिया के लोग, जो गेदी मीडिया जिसको आज हम बोलते हैं, जो हमारे ऊपर तमाम आरोप लगते हैं, अभी आपने तो देखा ना आज की घटना कि सिर्फ मोदी नाम ले लेने से इतना बड़ा आरोप लग गया, और आप हमारे ऊपर जाति आरोप लगाते रहे। आपने उत्तर प्रदेश के, जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो आपने खुलेआम जातियों के आरोप लगाए, जातिवाचक शब्द आपने बोले, आपने धर्म के नाम पर लड़ाई कराई, आपके खिलाफ कोई निर्णय नहीं। तो ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो हज़ारों साल पहले संस्कृति थी, इसको वापस लाना चाहते हैं, और पुनः इस देश के बहुसंख्यक समाज को, जो इस देश का मूल निवासी है, जो इस देश का मालिक है, जो इस देश के सत्ता का मालिक है, उसको पुनः, चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना बड़ा हथियार दे दिए, न गोली चलाना है न बम चलाना है, उस हथियार को कैसे ख़त्म किया जाए, लोकतंत्र को कैसे ख़त्म किया। एक दिन मैंने हिंदुस्तान चैनल में पेपर में पढ़ा था कि वो राजघरानों को वो सुसज्जित करेंगे, गरीब के घरानों को सुसज्जित नहीं करेंगे, जिनके पास 1 लाख रुपया दे करके वो गरीब का मकान बना रहे हैं और करोड़ों रुपया दे करके राजघराना बनाएंगे। क्या मत ज़रूरत है इस बात की?
मैं समझता हूँ अगर उनको ज़मीन की ज़रूरत है तो राजघरानों से ले लेना, वो ज़मीन को ले लें, उसे पुस्तकालय बना दें, हमारे लिए कोचिंग बना दें, हमारे लिए अस्पताल बना दें, हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ें व्यवस्था कर दें जिससे ये पता चले कि ये जगह थी और इस जगह को गरीबों को दान दे दिया गया। जाति की बात हो रही है तो जैसे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ भी वो जातीय जो दंश झेलना पड़ा उन्हें, भारत के प्रथम नागरिक जिसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को भी जाति का दंश झेलना पड़ा। आप पिछड़े वर्ग के विधायक हैं, क्या आपके साथ भी क्या ऐसा कभी हुआ? आप सोचें, सच्चाई तो आपसे परे नहीं है। जाति का तो तकलीफ़ें सबको झेलनी पड़ रही हैं और ख़तरनाक तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं। अगर हम इसके बारे में बोलें कि नहीं झेलनी पड़ रही है तो गलत है। सही बात यह है कि हम लोग आज भी पढ़ने लिखने के बाद, हम भी पढ़ लिख कर राजनीति में आए, हम विधानसभा में खड़े होते हैं तो बड़ी आसानी से अपने क्षेत्र की बात को उठा लेते हैं। विधानसभा मजबूती से पढ़ा लिखा होने के नाते अपनी बात को कह भी लेते हैं। लेकिन जो नहीं कह सकता वो जाति के आधार पर सम्मान हो जाता है, और जो पढ़ा लिखा भी है उसका जाति के आधार पर अपमान होता है। इसको आप भी देखते हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है कि आप इसी आज़ाद भारत के इतिहास में हमारे गृहमंत्री थे, संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने के बाद उसको दूध से धो दिया गया। हमारे राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। आज की तारीख में बार बार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्रपति हुआ, ये बात दो लोग नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पहली बार दलित महिला, आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति हुई। क्या ज़रूरत थी आपको इस बात कहने के लिए? अभी भी आप समाज को इतने कमज़ोर, गरीब से अशिक्षित समझते हो। निश्चित रूप से हमारी गरीबी है जिसका ये फ़ायदा लेते हैं। आज 5 किलो के आधार पर ये कहते हैं हम 5 किलो देते हैं, तो वोट के लिए देते हो ना। पिछली बार इन्होंने 1 किलो नमक दिया और कहा कि आपने नमक खाया, नमक का कर्जा अदा कर दो। हमारे लोग अच्छे हैं, भोले भाले हैं, गांव में रहते हैं, परेशान हैं, आपस में संगठित नहीं है, इसका फ़ायदा इनको मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से समाज संगठित हो रहा है, इनका मुँह तोड़ जवाब देगा। इन्होंने 2 चुनाव में लगातार धोखा दिया, बहुत लुभावने वादा किए, नौकरी के नाम पर, पैसे के नाम पर, आय दोगुनी के नाम पर। वो पूरी जनता ने देख लिया कि ये केवल पैसा बांट करके, खजाना खाली करके हमको खरीदने का काम करते हैं, जो उस पर अब जनता तैयार नहीं है। और आपको 2024 में इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप भरोसा करना, हम 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल लूँगा, आज देश में खास करके चुनाव की जो निष्पक्षता है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कल महाराष्ट्र में शरद पवार के द्वारा एक अपने घर पे सभा बुलाई गई ईवीएम को लेकर कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और ईवीएम का जो मुद्दा है बड़े पैमाने पर हमेशा भी चुनाव के समय उठता आया है। इसको आप किस तरीके से? देखिए, कहीं ना कहीं ईवीएम पर लोगों का विश्वास नहीं है, और जब देश के लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को विश्वास नहीं है तो जिस चीज़ पर विश्वास नहीं उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आप कहते हो सही है, मैं कहता हूँ गलत है, तो आप ऐसी व्यवस्था लाइए, चूँकि चुनाव आयोग का काम है कि हर व्यक्ति के विश्वास के आधार पर चुनाव कराना। तो जिस पर किसी व्यक्ति को आपत्ति है उसको लाने की ज़रूरत क्या है? आप जैसे बैलेट पर लोगों को विश्वास था, आपको बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? आप बैलेट से चुनाव करा दीजिए। अगर आम आदमी की ज़्यादातर राजनीतिक दलों की मांग है, आम आदमी की मांग है कि बैलेट के आधार पर चुनाव कराया, तो आपको चुनाव करा देना चाहिए। उसमें तो मैं समझता हूँ कोई बहस का विषय ही नहीं है। क्या लगता है 2024 में समाजवादी पार्टी का किसी और पार्टी के साथ गठबंधन अलायंस या होगा? ये हमारे नेता का फैसला है, लेकिन जो आम जनता में मैं देखता हूँ कि हमारी आम जनता, गरीब जनता, पूरा का पूरा समाज, हर समाज के लोग, अगड़े पिछड़े सभी लोगों को अपने, हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भरोसा है। और अब जनता ने इस बात का गठबंधन कर लिया है कि महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, समाज को आपस में लड़ाने वालों के खिलाफ हम इकट्ठा होंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों जिता करके आदरणीय अखिलेश यादव जी की मर्जी से, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के विधायक संदीप पटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट हमारा आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।